नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, हमारे साथ बैठे हैं जनता दल यू महानगर आरा के जिलाध्यक्ष और ज़िले के उभरते हुए एक मजदूर नेता जयप्रकाश चौधरी जी के साथ। आज हम इनसे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये एक चर्चित मजदूर नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो आज जो मज़दूरों की स्थिति है असंगठित क्षेत्र की खासकर, तो उन मज़दूरों से संबंधित इनसे सब कुछ जानकारी लेंगे कि आने वाले। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आम को, सभी लोगों को, सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अभी जो है चुनाव एकदम सर पर है, कहा जा सकता है जी। तो आप एक मज़दूर के रूप में, मज़दूर नेता के रूप में बहुत काफ़ी चर्चित होते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि हज़ारों मज़दूरों को लेकर के आप उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। थोड़ा इस पर मज़दूरों की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में, थोड़ा सा इस पर बताएं। देखिए, मज़दूर के हित में हम लोग काम करते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं और स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में माननीय नीतीश कुमार जी ने मज़दूरों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। चूँकि 2011 में जब से नीतीश कुमार जी ने लिबरल किया रजिस्ट्रेशन को मज़दूरों का, तब से मज़दूर हित में काम करने में हम लोग को काफ़ी सुविधा हुई पूरे प्रदेश, पूरे ज़िला में। और जितने प्रदेश के हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं, मज़दूर हित में भी काम करने में काफ़ी सुविधाजनक हो गया। तो 2011 से ही हमारी सरकार ने कई तरह के योजना मज़दूरों के हित में लाई है और उस योजना को हम लोगों को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया पूरे ज़िला में। और पहले चूँकि रजिस्ट्रेशन हमारे ज़िला में मात्र 16,000 था, 2016-17 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जागरूकता अभियान चला करके पूरे भोजपुर ज़िला में आज के डेट में लाखों मज़दूर, लाख से अधिक रजिस्टर्ड हो गए हैं। और सरकार की योजना का लाभ हम लोग ने अपने स्तर से भी 2016 से ही लगातार लगभग 50,000 से ऊपर मज़दूर लोगों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने का काम किया। और आज के डेट में करीब यहाँ के 90% मज़दूर लाभान्वित हैं हमारे ज़िला में। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के योजना का लाभ मज़दूरों के प्रति काफ़ी चल रहा है। उनकी बच्चियों की शादी में 50,000 रुपया दी जाती है। उनके स्वास्थ्य लाभ योजना में 3,500 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है। इधर जो सबसे बड़ी बात है, विशेषता है कि 5,000 रुपये की राशि जो सरकार ने हर मज़दूर के खाते पर अभी भेजने का काम किया है श्रम विभाग के माध्यम से। ये वस्त्र खरीदने के लिए मज़दूर लोगों को वस्त्र योजना में ये राशि दी जा रही है। अब ये सरकार अपना नियम बना दी, अब प्रति वर्ष मज़दूर लोगों को खाते पर 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए जाएगा। जी, मतलब जाएगा कि भेज चुका गया। अभी जो 5,000 रुपये की राशि आ गई है और आगे आने वाली सरकार जो रहेगी वो भी प्रतिवर्ष, चूँकि सरकार की कैबिनेट से अब नियम बन गई है, तो जब नियम बन जाती है तो हमेशा के लिए बन जाती है। अब ये 5,000 रुपये की राशि मज़दूर लोगों को प्रतिवर्ष कपड़ा वस्त्र खरीदने के लिए प्रतिवर्ष जाया करेगा। ये सरकार के नियम बन गई है। जी सर, अभी हमारे पास दर्जनों ई श्रम कार्ड जो क्या कहा जाता है, साइबर कैफ़े से सब बनवा करके सब निकलवा कर निकाले हुए हैं। उस पर नंबर भी है, सब चीज़ है, लेकिन उन लोगों को अभी तक ऐसा एक पैसा भी नहीं आया। देखिए, ई श्रम कार्ड जो आप बता रहे हैं, ई श्रम कार्ड दूसरी चीज़ होती है। वो केंद्र की योजना थी और ई श्रम कार्ड के तहत केवल सरकार ये जानना चाहती थी, केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार, कि मज़दूर स्तर के लोग कितने हैं हमारे समाज में। तो ई श्रम कार्ड से भी लाभ आने वाला है, उस पर भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन अभी ई श्रम कार्ड की बात नहीं है। हम जो बात बता रहे हैं, जो मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन जो पहले, थोड़ा सा यहाँ हमको बताया जैसे आपको ये बता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अलग अलग यहाँ योजना मज़दूरों के लिए अलग अलग आता है। और केंद्र कार्ड जो बना है ई श्रम कार्ड, वो कार्ड भी अलग अलग है ना। वो कार्ड केंद्र सरकार की योजना थी मज़दूरों के विषय में जानने के लिए कि हमारे समाज में कितने लोग मजदूरी के काम करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो सरकार के यहाँ हो रहा है, चाहे रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में मनरेगा में होता हो, या शहरी क्षेत्र और रूरल क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी के तहत जो बिहार सरकार की योजना है, उसमें असंगठित मजदूर की जो भवन निर्माण सन्निर्माण कार्य के तहत जो मजदूर आते हैं उनकी योजना हो, उसमें जो रजिस्ट्रेशन उनकी होती है वो अलग चीज़ होगा। तो ये बताते हैं आपको कि 2011 के पहले ट्रेड यूनियन वाले सत्यापित किया करते थे, और सत्यापित जब करते थे तो ट्रेड यूनियन
आपको इंटक के पास, कांग्रेस के पास था, ये वामपंथी लोगों के पास था। और इस वजह से क्या था कि वो लोग मज़दूरों के गुमराह किया करते थे। मज़दूर के केवल वो लोग अपना निजी स्वार्थ में लाभ उठाते थे और मज़दूर को वो लोग लाभ दिलवाते नहीं थे। चूँकि आज़ादी के बाद से ही श्रम मंत्रालय बनी हुई है और सभी जिला में श्रम अधीक्षक की कार्यालय चला करता है। तो मज़दूर की योजना तो प्रायः हमारे आज़ादी के बाद हर सरकार देती रही है, लेकिन होता क्या था कि वे लोग चूँकि रजिस्टर्ड मज़दूर वही लोग बनाते थे जो ट्रेड यूनियन वाले थे, इस वजह से मज़दूरों की संख्या रजिस्ट्रेशन में बहुत कम हुआ करती थी। और जब से नीतीश कुमार जी लिबरल कर दिए, माने कोई भी व्यक्ति के यहाँ यदि मजदूरी 90 दिनों तक कोई मज़दूर किया रहेगा तो व्यक्ति उनको लिख सकता है कि हमारे यहाँ फलाने ने 90 दिनों तक काम किया है, या मान लीजिए 3 आदमी के यहाँ यदि 30-30 दिन काम किए हों, 5 आदमी के यदि यहाँ वो काम किए हुए हों और 90 दिन से अधिक काम किए हों, 100 दिन किए हों, 150 दिन किए हों, जितना भी दिन किए हों, मिनिमम 90 दिन तक होना चाहिए। उस चीज़ का सत्यापन जब हो जाता है कोई व्यक्ति विशेष द्वारा या सरकारी जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा या चिमनी मालिक द्वारा, माने किसी प्रकार के लोगों द्वारा हो जाए, तो उसको सत्यापित करने का नियमावली आ गई है। और अब ये चीज़ हो गया है लिबरल, आसान हो गया है 2011 के बाद। इसीलिए पूरे बिहार में आज के डेट में माने मजदूर के रजिस्ट्रेशन का संख्या लगभग माने 2 करोड़ के लगभग में हो गया है। तो ये स्थिति चलते हुई है कि यहाँ पे मजदूर का माननीय नीतीश कुमार जी ने लिबरल किया और सभी जिला में श्रम अधीक्षक को हिदायत किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर को आप रजिस्ट्रेशन कराने का काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाने का काम करिए। अगर जिनके पास ई श्रम कार्ड है, चाहे वो किसी का हो, अगर वो चाहता है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, तो फिर से उसको कहाँ जाना पड़ेगा? फिर से उनको श्रम विभाग में, अपने ज़िला के श्रम विभाग में आ जाएंगे और जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होते हैं, जो प्रखंड स्तरीय होते हैं या जिला श्रम अधीक्षक होते हैं, उनसे संपर्क करेंगे, या जो समाज सेवी हम लोग जैसा व्यक्ति हैं वो संपर्क करेंगे, तो हम लोग भी उनको उन लोगों से मिल करके और हम लोग कराने का काम करेंगे। नई प्रणाली जो बायोमेट्रिक प्रणाली आ गई है, इसमें वो लोग एक मशीन लाते हैं, मशीन पे अंगूठा के निशान लगाना होता है और अंगूठा के निशान लगा करके उनका सारा अपना सिस्टम, आधार कार्ड, अपना परिचय जो होता है परिचय प्रमाण के लिए, अपना बैंक के खाता देंगे, एक फ़ोटो देंगे और 50 रुपया जो सरकार के यहाँ जो फ़ीस लगती है, उस फीस में 30 रुपया अंशदान उनको देना होता है और 20 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होता है। दोनों मिलाकर के 50 रुपया की लागत उनको देनी होती है। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को प्रति 5 वर्ष पर उनको फिर रिन्यूअल कराना होगा और प्रति वर्ष उसमें सरकार योजना की लाभ देगी। उनकी बच्चियों की शादी में 50,000 देती है, साइकिल खरीदने में 3500 रुपया मिलता है, स्वास्थ्य लाभ में 3500 रुपया मिलता है प्रति वर्ष। 3 वर्ष पर उनको गृह जो घर है उसका मरम्मती के लिए और अपना सामान खरीदने के लिए, जो मजदूरी वाला सामान होता है उसको खरीदने के लिए 25,000 रुपया मिलती है। मातृत्व लाभ में यदि उनको बाल बच्चा होने वाला रहेगा तो उसमें 25,000 रुपया सरकार कर दी है, जो 15,000 था पहले। उसके बाद में उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अब हो गया है, यदि बच्चे पढ़ रहा है, प्रथम श्रेणी से पास किया तो 7वां क्लास के बाद ही उनको पारितोषिक लाभ उनको मिलने लगेगा। प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये की राशि उनके बच्चों को मिलेगा। ये मजदूर के अलग से बता रहे हैं। यदि 60 साल जो मजदूर का उम्र हो जाता है तो 60 साल के बाद में उनको एक श्रमिक पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन मिलेगा, जो पहले 1100 था, अब उधर भी ये भी बढ़ने वाला है। चूँकि 400 से सरकार ने बढ़ा करके आम पेंशन, वृद्धा पेंशन कर दिया गया है 1100 रुपया, तो मज़दूर लोगों का पेंशन 1100 से बढ़ा करके उम्मीद है कि 2000 से अधिक होने वाला है। तो अब किस सत्र में वो हो जाएगा। जो 1100 हो, कुछ मजदूर संगठन आरोप लगाते हैं कि जो जदयू का सदस्य बनेगा उसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन होगा। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, बात हम लोग तो सभी लोगों का काम कराते हैं, हम लोग तो जदयू के हैं, लेकिन पूरे ज़िला में कैंप लगा करके और सभी गरीबों की बस्ती, मज़दूरों की बस्ती में जा करके और सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को, चूँकि हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की यही नीति है, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसका लाभ दिलवाते हैं। अब रही बात जदयू के सदस्य बनने की, तो जब सदस्यता अभियान हम लोग का चलता है तो एक समय आता है, और जब सदस्यता अभियान चलता है तो उस क्रम में, सदस्यता अभियान के क्रम में जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना इच्छा जाहिर करता है सदस्य बनने के लिए,
तो उनको सदस्य बनाई जाती है। वो अपना सदस्यता शुल्क जमा करते हैं, 5 रुपये की जो होती है, और सदस्यता शुल्क या 125 रुपये की होती है। सदस्यता शुल्क जब जमा करेंगे तो पार्टी के सदस्य बनेंगे। उसके बाद में पार्टी की गतिविधि में जितनी उनकी भूमिका रहेगी उसके अनुसार उनका पार्टी में स्थान मिलता रहेगा। वो तो अलग की चीज़ हो गया। लेकिन ये तो सरकार की योजना का लाभ हर किसी के लिए है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, लेकिन सरकार की योजना के लाभ सबके लिए रहता है, सबको उसका लाभ मिलता है। ठीक है सर, राज्य सरकार मजदूरों के लिए कितनी योजनाएं 1-2 करके? जी, देखिए, मजदूर के लिए हमारी राज्य सरकार ने 14 तरह की लाभ की योजना लाई है, और जिसमें क्रमशः आपको बताते हैं कि मज़दूर लोगों के लिए पहले तो साइकिल खरीद का 3500 रुपया है। उसके बाद में मज़दूर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका यदि तबीयत ख़राब होता है, हॉस्पिटल में 5 दिन भी भर्ती रहते हैं, तो उनको 10,000 रुपये की लागत मिलती है, रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद मज़दूर का यदि दुर्घटना में मौत हो जाता है तो 4 लाख रुपए मिलती है। यदि स्वाभाविक मौत भी होता है उनका तो 2 लाख रुपया मिलता है। उनके बच्चों की यदि मातृत्व लाभ में यदि उनको बाल बच्चा होने वाला रहता है तो उस स्थिति में उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला रहेगा ना, तो उसमें उनको 25,000 रुपये की राशि मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि उनको मिलती है, पढ़ाई के लिए पारितोषिक लाभ मिलती है। उसके बाद बच्चियों की शादी में 50,000 रुपया की राशि सरकार देती है, 2 बच्चियों तक की 50,000 रुपये की राशि मिलती है। उसके बाद उनको पेंशन योजना में जो उनका वृद्धा होने के बाद में 60 साल के बाद में उनको पेंशन योजना मिलता है, जो प्रतिवर्ष प्रति माह 1,000 रुपये होता है, जो अब बढ़ करके 1100 से अब बढ़ने वाला है। उसी तरह से उन लोगों को गृह मरम्मती के लिए 3 साल पर मिलता है योजना में, जो 25,000 रुपया मिलता है, गृह निर्माण पर मिलता है। उस तरह से मज़दूर लोगों को कई तरह की और जितना मन लाभ है 14 तरह की योजनाओं की लाभ दी जा रही है। लेकिन सर सच बात यह है कि आप जितनी योजनाएं गई, एक तरह से सरकार ने मजदूरों को गोद ली हुई है, लेकिन जितना आप लाभ बता रहे हैं उतना धरती पर, मतलब कहीं ज़मीन पर हमें आज तक नज़र नहीं आया है। जी देखिए, मतलब ये कहाँ विरोधाभास है? इस तरह की बात नहीं। आप मज़दूर के बस्ती में जब जाइए, चूँकि हम लोग काम कराते हैं और मज़दूरों की संख्या बहुतायत होती है। हर जगह, हर शहर हो या हर गांव हो, हर जगह मज़दूर लोगों की बस्ती रहती है, और लोग काफ़ी मेल प्रेम से एक जगह आपस में बैर भाव भूल करके आपस में प्रेम से रहते हैं। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। मज़दूर की यही खासियत होती है, एक साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके काम करते हैं और आपसी प्रेम भाईचारा के साथ रहते हैं। तो मज़दूर के पास जब जाइएगा और मज़दूर लोग के बीच में जा कर के जब पूछिएगा कि आपकी योजना का लाभ कितना मिल पाया है, हो सकता है सरकार की जो विभाग है, विभागीय कमी से कुछ लोगों को कुछ किसी प्रकार की त्रुटि महसूस होती हो, या किसी प्रकार के कम मिल पाई हो, या बहुत जगहों की मज़दूर ऐसा हो कोई इस चीज़ के लाभ की जानकारी नहीं रखते हों, या जानकारी रखने के प्रति ज़्यादा माने अपना ध्यान नहीं देते हों, या कुछ ऐसे भी मज़दूर हैं जैसे आप लोग चले जाते हैं वेयर हाउस वाले के पास, तो वेयर हाउस वाले जो मज़दूर है वे संगठित श्रेणी में आते हैं, उनकी एक संगठन होती है और उनको वेयर हाउस व्यवस्था जो है सरकार की, उस व्यवस्था में भी रजिस्ट्रेशन उनका किया गया रहता है, उससे भी उनको लाभ दिलाई जाती है और वो लोग अपना संगठन से लाभ लेते हैं। तो वो लोग नहीं बता सकेगा सरकार की योजना का लाभ। या आप रेलवे के रेक पॉइंट पर जाते हैं तो उनका एक संगठन अलग होता है, रेक पॉइंट के जो मज़दूर होते हैं उनका एक अलग लाभ की योजना में लाभ मिलती है। तो वैसे मज़दूर जो भिन्न भिन्न तरह के टुकड़ियों में अपने अपने संगठन में बटे हुए हैं, वैसे मज़दूर के लाभ हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं वैसे मज़दूर लोगों को जो असंगठित श्रेणी के हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, प्रतिदिन जा कर के किसी के दरवाजे पे काम मांगते हैं और काम मिलता है तब मजदूरी करते हैं, नहीं तो वो बेचारे भूखे सोने की स्थिति में आ जाते हैं। वैसे गरीब मजदूरों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो योजना निकाला है, वैसे योजना को हम लोगों ने प्रसारित करके लोगों के बीच में बतला करके और उसका रजिस्ट्रेशन करा करके और उन लोगों को लाभ दिलवाने का काम हम लोग करते हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड के हमारे साथी जितने हम लोग हैं, हमारे टीम के वर्क के लोग हैं, सभी लोग हम लोग घूम करके पूरे भोजपुर ज़िला के सभी गाँवों में, सभी प्रखंडों में, पंचायतों में हम लोगों ने लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया और लोगों को सरकार की योजना बताते हैं कि कब क्या सरकार की योजनाएं आ रही है और कब आपको क्या मिलनी चाहिए, उसको जानकारी भी देते हैं और दिलवाते भी हैं। वही कारण है कि आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ पे हमारी पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह या किसी प्रकार की सम्मेलन होता है, तो चूँकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनको योजना के लाभ हम लोग दिलाते हैं, तो कार्यकर्ता स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। तो कार्यकर्ता बने हुए हैं तो कार्यकर्ता सम्मेलन में नज़र आते हैं, मजदूर और उनकी पत्नियां जो भी हमारे सदस्य बनी हुई हैं सब लोग नज़र आती हैं।
अच्छा सर, अब थोड़ा सा कुछ चुनावी गतिविधियों पर करें। जी जी। यह आने वाले चुनाव में मतलब भोजपुर में क्या स्थिति होगी एनडीए की? देखिए, भोजपुर ज़िला में एनडीए की बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। इस बार हमको लगता है कि 7 की 7 सीट एनडीए जीतने की स्थिति में रहेगी भोजपुर ज़िला में, चूँकि एनडीए से समीक्षा हो रही है और हमारे जितने एनडीए के संगठित में घटक दल जितने हैं, सब लोग आपस में चट्टानी एकता के साथ में जुड़े हुए हैं और समीक्षा हो रही है कि किस जगह पर किस पार्टी का उचित उनका प्रत्याशी रहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे जहाँ पे भाजपा के रहे हैं वहाँ पर भी जदयू के हो सकते हैं, और जहाँ पे जदयू के रहे हैं वहाँ पे भाजपा के भी हो सकते हैं, वहाँ लोजपा के भी हो सकते हैं, हम के भी हो सकते हैं, रालोसपा के भी हो सकते हैं। जो प्रत्याशी जहाँ के लिए फार बेटर रहेंगे, सबसे अच्छे रहेंगे, हमारी सभी पार्टी एनडीए कमेटियाँ पूरा उसको समीक्षा कर रही है। वैसे लोगों को उन जगहों पर चिन्हित करके उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और इसी नीति के तहत हम लोग को अनुमान है कि माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के लिए जो काम किए हैं, गौरव का काम किए हैं, और गरीबों के लिए भी काफ़ी काम जो होते जा रहा है। उसी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार प्रदेश में काम किए हैं, हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। तो जनता चूँकि प्रबुद्ध है, आज के डेट में जनता सब चीज़ समझती है, जानती है। तो इस चलते जनता इनके पक्ष में है और एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से भारी बहुमत की सरकार बनेगी। और हम लोग पूरे भोजपुर ज़िला में 7 के 7 सीट आज के दौर में जीतने की उम्मीद रखते हैं। अभी आप हाल में देख रहे हैं कि एनडीए में आप पूरे की एकता मजबूती आप बता रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन आर.के. सिंह पूर्व सांसद जी, इन्होंने आकर के जिस तरह से अभी बयान दिए हैं आजकल में जी, हाँ, कि उस आपके जदयू के हैं राजा चरण शाह जी, श्री भगवान सिंह, इनको बोले कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने भीतरघात किया है। भाजपा में अमरेंद्र नाथ, ये सब तो आप देख ही रहे हैं, ये दोनों विधायक हैं, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो कैसे लग रहा है कि एकता है? देखिए, आर.के. सिंह जी जो है ना, वो अपने विचार दे रहे हैं, उनका व्यक्तिगत ये विचार है, ये किसी पार्टी का विचार नहीं है। तो व्यक्तिगत विचार कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस तरह की कोई बातें हैं नहीं। ये सांसद रहे हैं, 2 बार आरा से सांसद रहे, अच्छे सांसद भी रहे। और ये जो हारने की बात होती है, जनतंत्र में स्वाभाविक है कि जीत हार होती रहती है। तो किसी न किसी कारण से उनको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि हम में भी कुछ कमी रही होगी, जिसके वजह से जनता, इनको वोट तो काफ़ी मिला था, मात्र लगता है कि 58 या 60 हज़ार वोट से मात्र हारे हैं। तो उतना कम, जो इतनी बड़ी क्षेत्र में 50-60 हज़ार मात्र वोट से इनकी हार हुई है। तो कुछ इनकी व्यक्तिगत या कुछ स्वभाव में इनकी रूखापन था या किसी प्रकार का कोई कमी रही होगी, जिसके वजह से जनता इनको हो सकता है कि वोट नहीं दिया होगा, या अपने कार्यकर्ता लोग जो अपने पार्टी के थे, हो सकता है इनके व्यवहार से कुछ थोड़ा सा शिथिल हुए होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन ये जो जिला स्तर के जो बड़े बड़े नेता लोगों की जो नाम ले रहे हैं, जो भी हमारे ज़िला के अच्छे नेता हैं, और उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि वे हमको हराने का काम किया, ये उचित नहीं लगता है। ये किसी को उचित नहीं लगता है कि वे लोग इनको, चूँकि हम देखते थे, हम भी उसी पार्टी के संगठन में हैं, हम भी जदयू में हैं, तो हम देखते थे कि इनके चुनाव में सभी लोग एड़ी से चोटी लगा करके इनके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। जितने लोगों को ये नाम लिए हैं, सभी लोग इनको जितवाने के लिए एड़ी से चोटी लगाए हुए थे, सभी क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो वैसे लोगों को इनको ये कहना कि वे लोग हमको हराने के लिए भीतरघात किए हैं, तो हमको लगता है कि चूँकि शुरू से राजनीतिक जीवन में थे नहीं, शुरू से ये एक पदाधिकारी रहे हैं और इनकी विचारधारा वही पदाधिकारी वाली है। और यदि इनकी विचारधारा एक आम जनता के सेवा वाली रहती है, जो समाज सेवी वाली रहती है, और जनता से मिलने जुलने वाली विचारधारा बनी रहती, तो इस तरह के हारने और जीतने की बात कोई इस तरह के बात नहीं करता है कि फलाने ने हमको हराने का काम किया। जैसे एकदम चुनौती रूप में राघवेंद्र प्रताप हुए, इतने वरिष्ठ विधायक हैं, अमरेंद्र प्रताप भी यहाँ के 2-3 बार जीत चुके हैं, श्री भगवान सिंह भी सही वरिष्ठतम में है। और ऐसे लोगों को, स्थापित लोगों को जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी आने वाले चुनाव में, अगर जैसा की जानकारी मिल रही है कि राजा चरण साहब अज्ञाओं से लड़ने, बस संदेश से लड़ने वाले हैं, श्री भगवान सिंह जगदीशपुर से लड़ेंगे, तो वो भी तो भीतरघात कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वैसा बात नहीं है। ये रहने वाले सुपौल के हैं
इस ज़िला में सांसद रह चुके हैं, स्वाभाविक बात है। अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे उस तरह के पार्टी के कोई नियमावली नहीं रहती है। एनडीए के यदि कोई व्यक्ति कोई एनडीए द्वारा बनाए गए किसी प्रत्याशी का यदि विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि एनडीए जो है या कोई भी उसमें पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या रालोसपा हो, लोजपा हो, हम हो, कोई भी पार्टी अपने उस तरह के कार्यकर्ता को अपने पार्टी से निष्कासित कर देती है। तब उस स्थिति में ये स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर के कोई भी व्यक्ति इस जनतंत्र में सबका अपना अधिकार है कि किसी के खिलाफ में या पक्ष में बोल सकता है। लेकिन पार्टी में रह करके, एनडीए में रह करके ये बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए में रह करके और एनडीए द्वारा बनाए गए किसी प्रत्याशी के ये खिलाफ में नहीं घूम सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है, पार्टी के इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो भी एनडीए पर बहुत हमलावर हैं। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी है ना, ये तमाम नेताओं पर, मंत्रियों पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस पर कुछ बोल सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो प्रशांत किशोर जी खुद एक अव्वल दर्जे के समझिए तो व्यवसायी हैं, दलाल हैं। वो राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दलाल हैं। वे प्रचार प्रसार का व्यवसाय उनका रहा है और कई देशों में इस तरह के प्रचार प्रसार का व्यवसाय अपना कर चुके हैं। अब बिहार में आकर के अपना एक पार्टी बना करके उसी का ये यहाँ पे उसका प्रयोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहार प्रदेश में, कि हमारी पार्टी का जो प्रचार हम दूसरे के लिए किया करते हैं पैसा लेकर के, हो सकता है कि उस प्रचार को खुद उसका लाभ हम उठा सकें और मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह के अपना ख्वाब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं और उसी सपना देखने में इनको जो मन में आ रहा है, किसी पर कुछ भी उंगली उठा रहे हैं, किसी पर दोषारोपण लगा रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हो। चूँकि जब ये दोषारोपण नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर तो इनको लोग जानेगा कैसे। तो अपनी लोकप्रियता के लिए भी बहुत सारे नेता की नीति रहती है कि वे अपने लोकप्रियता के लिए कोई बड़े बड़े नेता या किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं ताकि हम चर्चा में बने और लोग उस पर, हमारे ऊपर ध्यान देवे। तो प्रशांत किशोर का यही नियति है कि किसी पर हम कीचड़ उछालेंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी पर उछालें या माननीय अशोक चौधरी जी पर उछालें या किसी भी वरिष्ठ नेता पर हम कीचड़ उछालेंगे तो हो सकता है कि चर्चा में हम बने और चर्चा में बनेंगे तो उसका कुछ ना कुछ लाभ हमको मिल सके और ये जो भोली भाली जनता है हो सकता है हमारे पक्ष में खींच करके आ जाए। तो इस तरह की उनकी अपनी पार्टी की नीति रहती है, अपने विचार बनाए हुए हैं, और कोई बात नहीं। आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए सर, हम चुनाव लड़ने की जो बात है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और हमारी पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है तो आरा महानगर श्रेणी में चूँकि पार्टी हमारी रखी है और आरा विधानसभा जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से एक शहर का प्रमुख शहर है बिहार में और हमारी पार्टी का एक नियम बनी हुई है कि पूरे बिहार प्रदेश में हम कुछ प्रमुख शहरों से हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। जैसे महानगर क्षेत्र जिसको बनाया गया है तो उसमें कम से कम हमारी पार्टी चाह रही है कि कम से कम 5 जगहों से ज़रूर जो बिहार प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उससे हम अपने प्रत्याशी खड़ा करें और चुनाव लड़ें। तो उसमें हमारी पार्टी आरा को भी एक श्रेणी में रखी हुई है और आरा भी हमारी संगठन काफ़ी मजबूत है आरा में और हमारे वोटर्स भी आरा में काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति यहाँ समर्पित लोगों की संख्या अत्यधिक है और अति पिछड़ा दलित, महादलित सभी वर्ग के लोगों में, स्वर्ण जाति के लोगों में भी हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रति काफ़ी सम्मान और स्नेह और प्रेम रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के भी जो लोग हैं उनके दिल में भी हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव रहती है। चूँकि हम लोगों के बीच में घूमते हैं, काम करते हैं, तो इस स्थिति को देख रहे हैं। तो हमारी पार्टी को यदि मौका मिलेगा आरा से, चूँकि हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी आरा के लिए चाह रही है, यदि आरा से किसी कारण से मौका अगर मिल सकता है, एनडीए घटक दल के लोगों ने यदि आरा को जनता दल यूनाइटेड के लिए उपयुक्त मानेगा और मौका मिलेगा तो हमको हो सकता है कि पार्टी हमको यहाँ से प्रत्याशी बनावे और जब पार्टी प्रत्याशी आरा से बनाएगी तो आरा से हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से हम लोग यहाँ पे जीत दर्ज करने का काम करेंगे। आपकी ये वो मतलब बधाई देते हैं कि आप लड़ें और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत है ना। धन्यवाद। दोस्तों, जयप्रकाश चौधरी जी के विचार आपको कैसे लगे, इनकी बेबाक राय से आप कितना सहमत है नहीं है, कृपया अपने विचार, अपनी सहमति लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।